अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स। आज का हमारा टॉपिक है जनरल इक्विलिब्रियम इन गुड्स मार्केट एंड मनी मार्केट। ठीक है, गुड्स मार्केट में हमारा जो है आईएस कर्व आएगा और मनी मार्केट में हमारा एलएम कर्व आएगा। अब सबसे पहले हम जो है इसमें डेरिवेशन देखेंगे आईएस कर्व की, एलएम कर्व की, देन हम इक्विलिब्रियम की तरफ मूव ऑन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास है डेरिवेशन ऑफ आईएस कर्व, जिसे हम गुड्स मार्केट या प्रोडक्ट मार्केट, रियल सेक्टर मार्केट जो है इक्विलिब्रियम भी बोलते हैं। ठीक है, आईएस कर्व बेसिकली आपका इन्वेस्टमेंट सेविंग कर्व को बोलते हैं। आपके जो केन्स है उसने लास्ट चैप्टर में आप बताया था कि नेशनल इनकम वहाँ पे डिटरमिन होती है जहाँ पे आपकी सेविंग जो है वो इन्वेस्टमेंट के इक्वल होती है। ठीक है, उसके बाद हिक्स ने आइडिया दिया था कि जहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट इक्वल होती है सेविंग के, वहाँ तो आपकी नेशनल इनकम डिटरमिन होती है, लेकिन उसके क्रॉसपॉन्डिंग कोई ना कोई पर्टिकुलर जो है ना इंटरेस्ट रेट होता है, जिसकी वजह से आपकी एक मैकेनिज्म होता है जिसकी वजह से आपके जो सेविंग है वो आपके इन्वेस्टमेंट के इक्वल आ जाती है। ठीक है, और उसको हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट सेविंग कर्व या फिर आईएस कर्व। ठीक है, आईएस कर्व जो है वो हमें डिफरेंट कम्बिनेशन देता है रेट ऑफ इंटरेस्ट के, लेवल ऑफ नेशनल इनकम के और सेविंग के। ठीक है, जहाँ पे आपकी सेविंग और इन्वेस्टमेंट जो है वो इक्वल हो जाती है। ठीक है, अब उन्होंने कहा है कि आईएस को ड्राइव करने के लिए आपकी फॉलोइंग अजम्पशंस हैं। ठीक है, टू सेक्टर इकोनॉमी है, गवर्नमेंट और फॉरेन ट्रेड जो है वो आपकी एक्सक्लूडेड है। आपकी जो नेशनल इनकम है वो किस पे डिपेंड कर रही है? कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट पे। कंजप्शन क्या है आपकी? ऑटोनोमस कंजप्शन प्लस इंड्यूस कंजप्शन। इन्वेस्टमेंट क्या होती है आपके? ऑटोनोमस माइनस इंड्यूस इन्वेस्टमेंट। सेविंग आपके किसका फंक्शन है? नेशनल इनकम का। इन्वेस्टमेंट आपका फंक्शन है इंटरेस्ट रेट का। और सेविंग आपका सेविंग की इक्वेशन है कि ऑटोनोमस प्लस इंड्यूस। अब ये जो चीज़ है ये हमें बता रही है कि इनकम के चेंज आने से आपकी सेविंग में चेंजिंग्स आएंगी, और ये आपकी चीज़ बता रही है कि इंटरेस्ट रेट के चेंज होने से आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो चेंज होगी। ठीक है, और प्राइस लेवल जो है आपका वो चेंज नहीं होगा। मनीटरी वेजेस जो है वो सेम रहेंगी, और इकोनॉमी जो है उसके पास अनयूज्ड रिसोर्सेज होंगे। ठीक है, उसके बाद उन्होंने मैथमेटिकल ड्राइव किया है आपके आईएस कर्व को। सिंपली उन्होंने नेशनल इनकम की इक्वेशन ली है और उसमें सी और आई की वैल्यूज़ को पुट किया है। उसके बाद उन्होंने जो आपकी इनकम वाली वैल्यू है उसको एक साइड पे ले गए हैं आपकी लेफ़्ट साइड पे, और वहाँ से y को कॉमन ले लेना है आपने। जब y को कॉमन लोगे आपके पास 1 माइनस सी बचेगा, इसको जाके आपने वहाँ पे दूसरी साइड पे डिवाइड कर देना है। सिंपली आपने अपने ऑटोनोमस वाली को अलहदा कर लेना है और इंड्यूस वाली को अलहदा कर लेना है। ठीक है, ये देखें, और वहाँ पे उन्होंने सी नॉट प्लस आई नॉट यानी कि ऑटोनोमस को ए नाम दे दिया है, आपका जो ये मल्टीप्लायर था इसको के नाम दे दिया है, और सिंपली इक्वेशन लिख दिया। और उन्होंने कहा है कि आईएस कर्व कैसे ऑब्टेन होगा जब आपके डेरिवेटिव लोगे वाई का विद रिस्पेक्ट टू इंटरेस्ट रेट। ठीक है, तो सिंपली आप डेरिवेटिव लोगे तो आपके पास ये वाली इक्वेशन आ जाएगी, जहाँ पे आपके पास सी क्या था? मार्जिन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है, और वी आपकी स्लोप को शो कर रहा है इन्वेस्टमेंट कर्व में कि आपके इंटरेस्ट रेट में चेंज आने की वजह से आपके इन्वेस्टमेंट में क्या चेंजिंग्स आई हैं। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं ग्राफ पे। आप सिंपली जो है 4 पैनल डायग्राम है। ठीक है, फर्स्ट वन जो पैनल है हमारे पास ये वाला है, इसमें उन्होंने बताया हुआ है कि सेविंग जो है आपका फंक्शन ऑफ इनकम है, मींस के पॉजिटिव रिलेशन है इसका, सॉरी पॉजिटिव रिलेशन है। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने सिंपल 45 डिग्री का एंगल ले लिया है, और आपका जो हमें पता है हमने फंक्शनल डेफिनेशंस पढ़ी हुई हैं कि इन्वेस्टमेंट और इंटरेस्ट रेट का ऑपोजिट रिलेशन होता है, मींस के ये हमारे पास नेगेटिव होगा। और इन 3 पैनल डायग्राम से हम 4th पैनल ड्रा करते हैं जिसे हम आईएस कर्व बोलते हैं। अब ये सारा प्रोसीजर जो है वो किस तरह होगा वो हम देख लेते हैं। सिंपली यहाँ पे हम 4 पैनल बना लेंगे। यहाँ पे हमारा क्या था? सिंपल 45 डिग्री का जो है वो एंगल था। ठीक है,
अब हमें पता है कि सेविंग जो है उसका पॉजिटिव रिलेशन होता है विद योर इनकम, कि जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी आपकी जो है वो सेविंग जो है वो इंक्रीज होगी। और आपके इंटरेस्ट रेट का क्या, इंटरेस्ट रेट और इन्वेस्टमेंट का नेगेटिव रिलेशन होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है सिंपली हम सपोज करते हैं कि हमारे पास है इंटरेस्ट रेट I3 इंटरेस्ट रेट है सिंपली। तो हमारे पास इन्वेस्टमेंट क्या होगी यहाँ पे पहले आप ड्रॉ कर लो नेगेटिव इन्वेस्टमेंट, और यहाँ पे आपकी इंटरेस्ट रेट आएगी। यहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगी I1, यानी कि जब आपका इंटरेस्ट रेट I3 होगा आपकी इन्वेस्टमेंट ये वाली होगी। और ये वाला कर्व जो है सिंपली आपको बताएगा कि जहाँ पे आपकी सेविंग जो है वो इक्वल हो जाएगी आपकी इन्वेस्टमेंट के। जब I1 इन्वेस्टमेंट होगी और दूसरी साइड पे जो आपका इस इंटरेस्ट रेट पे आपकी इनकम होगी Y1, तो आपकी सेविंग होगी ये वाली, ठीक है। तो ये सिंपली जो 45 का एंगल है ये हमें बताएगा कि यहाँ पे हमारी सेविंग जो है वो इक्वल है आपकी इन्वेस्टमेंट के, ठीक है। और यहाँ पे ये पॉइंट होगा हमारे पास दूसरा, जहाँ पे हमारे पास कर्व ड्रा होगा IS कर्व, ठीक है। अब हम सपोज करते हैं कि आपका इंटरेस्ट रेट जो है वो इकोनॉमी में डिक्रीज कर गया, सॉरी, ठीक है। आपके इंटरेस्ट रेट पहले ये था, इन्वेस्टमेंट ये थी, उससे नेशनल इनकम आपकी ये है, और सेविंग जो है इकोनॉमी में ये है। आपकी सेविंग को आप इन्वेस्ट करते हो, ठीक है, इंटरेस्ट रेट पे। सपोज आपका इंटरेस्ट रेट जो है वो डिक्रीज कर गया है I2 पे, तो फिर आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो क्या होगी, ये होगी I2। इंटरेस्ट रेट के डिक्रीज करने से आपकी जो है वो इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी I2, और सिंपली आपका जो है, सॉरी, यहाँ पे आपके पास Y2 आपकी इनकम आ जाएगी और सेविंग क्या आ जाएगी आपके पास दिस, ठीक है। यहाँ से सेविंग से आपने ये वाला पॉइंट ड्रा कर लेना है, ठीक है। अब ये 2 पॉइंट्स आगे हमारे पास, हम फर्दर देखना चाहते हैं तो हम कहेंगे इंटरेस्ट रेट जो है फर्दर डिक्रीज़ कर गया है। जब वो फर्दर डिक्रीज़ करेगा तो आपके पास न्यू इन्वेस्टमेंट पॉइंट आ जाएगा, क्योंकि अपोजिट रिलेशन है वो I3 होगा, और आपके पास यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, और यहाँ पे आपकी नेशनल इनकम 0.3 आ जाएगी। ये आपने ड्रॉ सही करना है, मेरे से मिस्टेकली जो है वो सही ड्रॉ नहीं हो रहा, तो आपने इसको सही ड्रॉ करना है। आपके पास ये इनकम आ गया, आपके पास ये पॉइंट आ जाएगा, और इस तरह करके कुछ जो है ना आपका IS कर्व जो है वो ड्रा आ जाएगा। IS कर्व बेसिकली आपके कम्बिनेशन को शो कर रहा है सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट के, कि आपके जो है चेंजिंग्स आने से आपकी इंटरेस्ट रेट में जब चेंज आता है, फ्लक्चुएशंस आती हैं, तो आपकी इन्वेस्टमेंट चेंज होती है। इन्वेस्टमेंट से आपका मल्टीप्लायर इफेक्ट के थ्रू आपकी इनकम चेंज होती है, और इस इनकम के थ्रू आपकी सेविंग जो है वो इन्वेस्टमेंट के इक्वल आ जाती है, ठीक है। यहाँ पे यही चीज़ जो है ये आपके बता रहा है कि आपका सिंपल आपके यहाँ पे इंटरेस्ट रेट डिक्रीज़ हुआ है। इंटरेस्ट रेट के डिक्रीज़ होने से आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो इंक्रीज़ हुई है। इन्वेस्टमेंट के इंक्रीज़ होने से मल्टीप्लायर इफेक्ट आया, आपकी इनकम इंक्रीज़ हुई है। इनकम के इंक्रीज़ होने से आपकी सेविंग इंक्रीज़ हुई है। और ये जो 3 पॉइंट्स हैं यहाँ पे आपकी जो है सेविंग और इन्वेस्टमेंट जो है वो इक्वल आ गई है। अब सपोज़ कि आपके पास ये पॉइंट Z है, यहाँ पे आपका इंटरेस्ट रेट जो है सेम रहता है, और इस इंटरेस्ट रेट पे जो है आपके पास इन्वेस्टमेंट क्या होगी कि आपकी इन्वेस्टमेंट तो I2 होगी, लेकिन आपकी यहाँ पे नेशनल इनकम कितनी है Y1। तो जब आपकी Y1 नेशनल इनकम होगी
तो इंटरेस्ट रेट इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो रही है, मीन्स के यहाँ इस पॉइंट पर, ये पॉइंट ऐसा है जहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट ग्रेटर होगी एस के, और ये पॉइंट आपका ये फोर्थ पैनल में यहाँ पे आएगा जहाँ पे ये एन वाला पॉइंट है, यहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट ग्रेटर है सेविंग के। ये जो 3 पॉइंट्स आए थे यहाँ पे हमारे पास इन्वेस्टमेंट इक्वल है सेविंग के विद द फ्लक्चुएशन इन इंटरेस्ट रेट। इनसे अलावा हम ये वाले पॉइंट्स क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ग्रेटर है सेविंग के, और यहाँ पे सेविंग ग्रेटर है इन्वेस्टमेंट के। तो यहाँ पे सेविंग क्यों ग्रेटर है इन्वेस्टमेंट के, क्योंकि जब भी आपका इस इंटरेस्ट रेट पे I3 इंटरेस्ट रेट पे आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो तो I1 हो रही है, जबकि आपकी जो इनकम है वो Y2 है, और उससे सेविंग भी आपकी जो है वो S2 होगी, यानी कि आपकी जो सेविंग है वो ग्रेटर है आपकी इन्वेस्टमेंट से। इसलिए ये पॉइंट नहीं ले सकते हम लोग, और हम जी पॉइंट भी नहीं ले सकते। हम वो वाले पॉइंट्स लेंगे जहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट इक्वल होगी सेविंग के, और उनको हम जब मिलाएंगे तो आपके पास IS कर्व ड्रा हो जाएगा जो कि नेगेटिवली स्लोप है, मींस के आपके इंटरेस्ट रेट डिक्रीज़ कर रहा है, उससे इन्वेस्टमेंट इंक्रीज कर रही है, यानी कि ऑपोजिट रिलेशन है। ठीक है, अब मैं सारा प्रोसीजर आपको दोबारा एक दफ़ा बता देती हूँ कि यहाँ पे इंटरेस्ट रेट के फ्लक्चुएशन से चेंज होने से आपकी इन्वेस्टमेंट चेंज होती है, और इन्वेस्टमेंट के चेंज होने से थ्रू मल्टीप्लायर इफेक्ट आपकी इनकम चेंज होगी, और उस इनकम के चेंज होने से आपकी सेविंग जो है वो चेंज होगी। ठीक है, आपका इंटरेस्ट रेट यहाँ पे कम हो रहा है तो आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट जब बढ़ेगी तो आपके थ्रू मल्टीप्लायर इफेक्ट जो है इनकम बढ़ेगी, इनकम के बढ़ने से आपका इनकम और सेविंग का पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है, तो आपकी सेविंग जो है वो बढ़ेगी, जिससे एक हमारे पास जो है वो पॉइंट आ जाएगा जहाँ पे सेविंग आपकी आएगी इक्वल इन्वेस्टमेंट के। ठीक है, अब हम जो है नेक्स्ट देख लेते हैं LM कर्व, डेरिवेशन ऑफ LM कर्व, जिसको हम मनी मार्केट इक्विलिब्रियम भी बोलते हैं, और फाइनेंशियल सेक्टर इकोनॉमी में भी इक्विलिब्रियम को बोलते हैं। ठीक है, जो कि शो करता है आपके इंटरेस्ट रेट और आपकी नेशनल इनकम के कॉम्बिनेशन को, व्हेन यू हैव डिमांड फॉर मनी इक्वल टू सप्लाई ऑफ मनी। ठीक है, आपके केन्स के अकॉर्डिंग मार्केट में इक्विलिब्रियम तब होता है जब आपके इंटरेस्ट रेट के फ्लक्चुएशंस की वजह से आपकी डिमांड फॉर मनी जो है वो आपके सप्लाई ऑफ मनी के इक्वल आ जाती है। हमने लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी में पढ़ा कि आपकी जो सप्लाई ऑफ मनी है वो फिक्स्ड होती है, और वो यहाँ पे भी फिक्स्ड होगी। ठीक है, तो हिक्स के अकॉर्डिंग आपका कोई ना कोई जो है, जब आपकी डिमांड फॉर मनी इक्वल आती है सप्लाई ऑफ मनी में, मनी के इंटरेस्ट रेट की वजह से, तो वहाँ पे कोई ना कोई पर्टिकुलर आपका नेशनल इनकम लेवल होता है। ठीक है, तो उसको शो करने के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट और नेशनल इनकम के रिलेशनशिप को शो करने के लिए आपका जो है LM कर्व दिया गया था, और LM कर्व को जो एब्रीविएशन है उसको कहते हैं लिक्विडिटी फॉर मनी। ठीक है, और L जो है आपका रिप्रेजेंट करता है डिमांड फॉर मनी को, और M जो है आपका सप्लाई ऑफ मनी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, मीन्स कि आपके जो डिमांड फॉर मनी है, यानी कि L है आपकी डिमांड फॉर मनी और M सप्लाई ऑफ मनी जो है वो इक्वल होने चाहिए। ठीक है, और डिमांड फॉर मनी आपकी किसके इक्वल होती है, स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी के और ट्रांजैक्टिव डिमांड फॉर मनी के। ठीक है, और मनी सप्लाई क्या होती है आपकी फिक्स्ड होती है। ठीक है, अब यहाँ पे डेफिनेशन है कि वी शोज डिफरेंट कम्बिनेशन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड नेशनल इनकम वेयर यू हैव डिमांड फॉर मनी इक्वल टू सप्लाई ऑफ मनी, और इसको हम इक्विलिब्रियम इन मनी मार्केट पे बोलते हैं। सिंपली डिमांड फॉर मनी के आपके पास ये इक्वेशन है, आपकी ट्रांजैक्टिव डिमांड फॉर मनी जो फंक्शन ऑफ इनकम होता है, और के जो है वो आपके कैश को शो करती है कि जितनी आपके पास होती है डे टू डे ट्रांजेक्शन्स के लिए। ठीक है, और एम जो थी स्लोप थी स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी की, जो कि नेगेटिव को शो कर रही है, और इंटरेस्ट रेट, यानी कि इंटरेस्ट रेट के बढ़ने से आपकी स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी कम होती है, और इंटरेस्ट रेट के कम होने से आपकी स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी ज़्यादा होती है। ठीक है, अब यहाँ पे स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी की इक्वेशन उन्होंने लिखी है MO माइनस MI। MO जो है वो आपकी बता रहा है कि यहाँ पे इंटरेस्ट रेट 0 है, और MI जो है इंटरेस्ट रेट में चेंजिंग्स को बताएगा। ठीक है, और ट्रांजैक्टिव डिमांड फॉर मनी आपका किसके इक्वल है, KY के। सिंपली आपने जो आपके जो डिमांड फॉर मनी की इक्वेशन है स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी और ट्रांजैक्टिव डिमांड फॉर मनी, उसमें आपने अपना MI स्पेकुलेटिव का और KY जो है आपने ऐड कर देना है ट्रांजैक्टिव डिमांड फॉर मनी का। ठीक है,
दूसरी साइड पे आपकी सप्लाई जो है वो फिक्स है, एम नॉट है, एम एस जो है सप्लाई फिक्स है। सिंपली उन्होंने कहा है कि आपकी डिमांड फॉर मनी और सप्लाई फॉर मनी इक्वल है, और सप्लाई फॉर मनी किसके इक्वल है, एम नॉट के। आपने ये इक्वेशन जो है एम नॉट की वैल्यू पुट करनी, सॉरी एम एस की वैल्यू पुट करनी है एम नॉट, और एम डी की वैल्यू पुट करनी है के वाई माइनस एम आई। ठीक है, इसमें से आपके पास जो है वो आई की इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, जब आप रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए इसको सॉल्व करोगे, उसके बाद इसी इक्वेशन को जब आप सॉल्व करोगे, आप इसको y के लिए भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, जो ये वाली इक्वेशन है इसको हम एल एम इक्वेशन कहते हैं। जब इसको y के लिए आप सॉल्व करोगे, y की वैल्यू निकालोगे यहाँ पे, तो आप एल एम इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ y बोलोगे इसको, और यहाँ पे फिर उन्होंने इंटरेस्ट रेट के लिए निकाली हुई है, तो एल एम इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट रेट बोल। अब हम आ जाते हैं ग्राफ की तरफ। सिंपली जैसे हमारे पास आई एस कर्व का ग्राफ था, वैसे ही एल एम का होगा। आई एस का हमारे पास नेगेटिव स्लोप आया था, यहाँ पे हमारे पास एल एम जो है पॉजिटिव स्लोप आएगा। ठीक है, ट्रांजेक्टिव सिंपली पैनल 1 में हमारे पास ट्रांजेक्टिव डिमांड फॉर मनी है, जो हमें पता है कि पॉजिटिव रिलेट करती है आपकी इनकम से, नेशन इनकम से। ठीक है, इसी तरह हमारे पास स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी है, और हमें पता है वो नेगेटिव रिलेट करती है आपके इंटरेस्ट रेट से। ठीक है, और उसके अलावा हमें ये भी पता है कि आपकी सप्लाई ऑफ मनी जो है वो फिक्स होती है केन्स के अकॉर्डिंग शॉर्ट रन में, तो आपकी सप्लाई ऑफ मनी यहाँ पे फिक्स होगी। ठीक है, अब हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास I1 जो है वो इंटरेस्ट रेट है। ठीक है, I1 इंटरेस्ट रेट पे हमारे जो नेशनल इनकम है वो Y1 है, Y1 है। तो जब हमारे पास Y1 नेशनल इनकम होगी, तो हमारे पास जो है ट्रांजेक्टिव डिमांड फॉर मनी ये होगी। ठीक है, ट्रांजेक्टिव डिमांड फॉर मनी जो हमारी यहाँ पे दिस पॉइंट पे आएगी। ठीक है, उसके बाद जब हमारे पास इंटरेस्ट रेट ये I1 होगा, तो हमारे पास स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी क्या होगी, MSD3। इंटरेस्ट रेट कम होगा तो स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी ज़्यादा होगी। ठीक है, और I1 इंटरेस्ट रेट पे हमारे पास नेशनल इनकम Y1 है, और आपका जो ट्रांजेक्टिव डिमांड फॉर मनी है वह आपके पास 1 है। ठीक है, तो जब आप इन दो पॉइंट्स को मिलाओगे तो आपके पास पॉइंट C आ जाएगा, जो आपके इक्विलिब्रियम को शो कर रहा है, जहाँ पे आपकी जो है सप्लाई ऑफ मनी जो है वो इक्वल आ जाएगी आपके डिमांड फॉर मनी के, और वो पॉइंट यहाँ पे हमारे पास पॉइंट E है। ठीक है, जहाँ पे आपकी डिमांड फॉर मनी इक्वल टू है सप्लाई ऑफ मनी। इसी तरह सपोज कि आपका इंटरेस्ट रेट जो है इकॉनमी में इंक्रीज़ किया है, इंटरेस्ट रेट के इंक्रीज़ करने से आपकी स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी कम हो जाएगी। ठीक है, और वो पॉइंट हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये वाला पॉइंट आएगा, और दूसरा हमारे पास नेशनल इनकम हमारी Y2 आ जाएगी इंटरेस्ट रेट के इंक्रीज़ करने से। जब इंटरेस्ट रेट के इंक्रीज़ करने से Y2 हमारी इनकम इंक्रीज़ होगी, तो हमारे पास जो दूसरा पॉइंट आएगा ट्रांजेक्टिव डिमांड फॉर मनी भी हमारी इंक्रीज़ हो जाएगी, और सप्लाई ऑफ मनी फिक्स है। तो सप्लाई ऑफ मनी, अब इन दोनों को जब ऐड अप करते हो तो आपके पास, जब आप ट्रांजेक्टिव डिमांड फॉर मनी और स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी को ऐड अप करते हो तो आपके पास पॉइंट B आ जाता है। ठीक है, ये किस तरह आता है कि अगर हम इसी इंटरेस्ट रेट पे पॉइंट K को लेते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, डिमांड फॉर मनी हमारे पास ग्रेटर देन आ जाएगी सप्लाई ऑफ मनी के। जब डिमांड फॉर मनी ग्रेटर देन होगी तो आपका जो है इंटरेस्ट रेट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, क्योंकि आपकी मनी सप्लाई कम हो रही है। जब आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा तो आपकी जो स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी है वो कम हो जाएगी, और दूसरी तरफ आपकी नेशनल इनकम इंक्रीज़ हो रही है और आपकी ट्रांजेक्टिव डिमांड फॉर मनी बढ़ रही है। तो इसी तरह कम्बिनेशन से आपके पास जो है वो इक्विलिब्रियम आ जाएगा आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ योर डिमांड फॉर मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी। ठीक है, इंटरेस्ट रेट के चेंज करने से आपके जो सप्लाई ऑफ मनी में आपके डिमांड फॉर मनी चेंज होगी, स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी और ट्रांजेक्टिव डिमांड फॉर मनी, और सप्लाई जो कि मनी सप्लाई फिक्स है, तो आपके पास जो है ये डिफरेंट कम्बिनेशन आ जाएंगे आपके जो इक्विलिब्रियम पॉइंट के, जहाँ पे आपके सप्लाई ऑफ मनी इक्वल टू डिमांड फॉर मनी हो जाएगी। इसी तरह I3 पॉइंट है, यहाँ पे आपकी नेशनल इनकम आपके पास Y3 है, और Y3 पे जब आपकी आएगी तो आपकी ट्रांजेक्टिव डिमांड फॉर मनी इंक्रीज़ हो जाएगी, दूसरी तरफ आपकी स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी डिक्रीज़ हो जाएगी, और जब इनको एड अप करोगे आपके पास
पॉइंट ए आएगा और उधर से पॉइंट जी आएगा, मीन्स कि यहाँ पे मनी सप्लाई जो है वो इक्वल है डिमांड फॉर मनी के। इसी तरह यहाँ पे एक जे पॉइंट है, ये वाला पॉइंट जो है सिंपली यहाँ पे आपकी डिमांड फॉर मनी सप्लाई ऑफ मनी से कम है, मीन्स कि यहाँ पे आपके जो है नेशनल इनकम ये रहेगी, और जबकि आपके I2 पे जो है आपकी स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी भी कम होगी, और जब आपकी नेशनल इनकम ये रहेगी तो आपकी ट्रांजैक्टिव डिमांड फॉर मनी D1 होगी, जबकि आपकी सप्लाई ऑफ मनी जो है I2 पे वो फिक्स रहेगी, वो B है, यानी कि सप्लाई ऑफ मनी यहाँ पे देखें ज़्यादा है, उसके अकॉर्डिंग आपकी ट्रांजैक्टिव डिमांड फॉर मनी D2 होनी चाहिए, जबकि आपके पास यहाँ पे डिमांड दोनों की कम है, तो इसलिए ये कम्बिनेशन हम नहीं ले सकते, हम जस्ट वो लेंगे जहाँ पे आपकी सप्लाई ऑफ मनी इक्वल होगी डिमांड फॉर मनी के, जो कि हमारे पास ये वाला कर्व जो है वो शो कर रहा है कि सप्लाई ऑफ मनी जो है आपकी डिमांड फॉर मनी के इक्वल है इन 3 पॉइंट्स को ज्वाइन करने से, ठीक है। जब आप इन तीनों को ज्वाइन करोगे तो आपके पास एलएम कर्व आ जाएगा जो कि पॉजिटिव स्लोप था, आपके पास IS जो है वो नेगेटिव स्लोप कर्व आता है, जबकि एलएम कर्व जो है वो आपका पॉजिटिव स्लोप होता है हमेशा, ठीक है। अब हम आ जाते हैं आपके इक्विलिब्रियम की तरफ, साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम इन गुड्स एंड मनी मार्केट। इसको आप रियल एंड मॉनेटरी सेक्टर इक्विलिब्रियम भी बोलते हो, जनरल इक्विलिब्रियम ऑफ इकोनॉमी एंड हिक्सियन थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम डिटर्मिनेशन भी, ठीक है। आपका जो जब भी IS कर्व जो है वो ILM कर्व से इंटरसेक्ट करेगा वो आपका बेसिकली साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम को ही शो करेगा, ठीक है। आपका आउटपुट तब ओवरऑल इंक्रीज़ होगा जब आपकी एक्सेस डिमांड होगी, ठीक है, लेकिन जब आपकी एक्सेस सप्लाई होगी तो आपका आउटपुट हमेशा डिक्लाइन करेगा। दूसरी तरफ आपका इंटरेस्ट रेट हमेशा राइज करेगा जब आपकी डिमांड फॉर मनी जो है वो ज़्यादा होगी, ठीक है, और इंटरेस्ट रेट हमेशा तब फॉल करेगा जब आपकी सप्लाई ऑफ मनी ज़्यादा होगी, ठीक है। ये फ़र्क आपने याद रखना है, जब आपकी डिमांड फॉर मनी बढ़ेगी तो इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, और जब सप्लाई ऑफ मनी जो है आपकी ज़्यादा होगी तो इंटरेस्ट रेट कम होगा, ठीक है। इसी तरह जब आपकी डिमांड गुड्स की ज़्यादा होगी तो आपका आउटपुट ओवरऑल इंक्रीज़ करेगा, और जब आपकी जो डिमांड है वो कम होगी तो आपका आउटपुट सप्लाई ज़्यादा होगी तो आपका आउटपुट जो है वो कम होगा, ठीक है। अब यहाँ पे उन्होंने 4 पैनल्स दे दिए हैं, ठीक है, 4 फेसेस कैले दे दिए हैं, ठीक है, और इस फेज़ में उन्होंने कहा है कि आपकी एक्सेस सप्लाई ऑफ मनी है, इस फेज़ 2 में भी आपकी एक्सेस सप्लाई ऑफ मनी है, ठीक है, और बाकी 2 सेक्टर्स में आपकी एक्सेस डिमांड फॉर गुड्स है, ठीक है। हम सिंपली जो है इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं कि कैसे ये जो है वो इक्विलिब्रियम पॉइंट की तरफ मूव ऑन करता है। सपोज वी हैव दिस पॉइंट ए वेयर यू हैव सॉरी, आपका इन्वेस्टमेंट जो है यहाँ पे सेविंग के इक्वल है, लेकिन इस पॉइंट पे जो है आपकी जो डिमांड फॉर मनी है वो कम है आपकी सप्लाई ऑफ मनी से, ठीक है। तो जब आपकी डिमांड फॉर मनी कम होगी सप्लाई ऑफ मनी से, यानी कि सप्लाई एक्सेस में है आपके I2 इंटरेस्ट रेट पे, तो क्या होगा, जब आपकी सप्लाई ज़्यादा होगी तो आपका इंटरेस्ट रेट जो है वो कम हो जाएगा, वो मूव कर जाएगा आपके I1 पे, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा कि आपकी जब इंटरेस्ट रेट कम होगा तो आपकी जो है इन्वेस्टमेंट जो है वो ज़्यादा हो जाएगी आपकी सेविंग से, ठीक है। जब इन्वेस्टमेंट सेविंग से ज़्यादा होगी तो आपकी इन्वेस्टमेंट के बढ़ने से मल्टीप्लाई इफेक्ट के थ्रू आपकी इनकम इंक्रीज़ करेगी, यानी कि Y1 से आपकी इनकम इंक्रीज़ हो जाएगी Y2 पे। जब Y2 पे इनकम इंक्रीज होगी और यहाँ पे जो है आपका मनी मार्केट इक्विलिब्रियम आपका IS जो है वो इक्वल आ जाएगा आपके सेविंग के, पर यहाँ पे जो है आपकी सप्लाई ऑफ मनी जो है वो ज़्यादा हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू योर डिमांड फॉर मनी के। जब आपकी सप्लाई ऑफ मनी ज़्यादा हो जाएगी तो आपका इंटरेस्ट रेट जो है वो आपकी डिमांड फॉर मनी ज़्यादा हो जाएगी सप्लाई फॉर मनी से, तो आपका इंटरेस्ट रेट क्या करेगा, जब डिमांड फॉर मनी ज़्यादा होगी तो बढ़ जाएगा, आपका इंटरेस्ट रेट मूव कर जाएगा पॉइंट डी पे। जब पॉइंट डी पे मूव करेगा तो आपका जो यहाँ पे आपके जो है मनी मार्केट जो है वो इक्वल आ जाएगी, लेकिन जो आपकी जो गुड्स मार्केट है उसमें इक्विलिब्रियम नहीं आएगा, यानी कि यहाँ पे आपकी जो है सेविंग ज़्यादा हो जाएंगी एज़ कम्पेयर टू योर इन्वेस्टमेंट। जब सेविंग ज़्यादा होंगी तो आपकी नेशनल इनकम डिक्रीज़ कर जाएगी, जो कि आ जाएगा पॉइंट ये वाला, ये कुछ इस तरह पॉइंट आएगा यहाँ पे, और इसी तरह मूव ऑन करते करते आप मूव कर जाओगे इक्विलिब्रियम पॉइंट की तरफ, जहाँ पे आपकी नेशनल इनकम जो है वो डिटरमिन होगी वो एस्टेरिक से, और आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो ये होगा, ठीक है। ये था आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है, और ये आपकी
इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम को शो कर रहा है और ये आपका इक्विलिब्रियम ऑफ इंटरेस्ट रेट को शो कर रहा है, ठीक है। उसके अलावा डिसइक्विलिब्रियम एंड एडजस्टमेंट है, ठीक है। जब भी आपकी एक्सेस डिमांड फॉर गुड्स एक्सेस सप्लाई होगी तो आपकी जो है सेविंग ज़्यादा होगी, इन्वेस्टमेंट कम होगी, ठीक है, आपका आउटपुट फॉल कर जाएगा। ये डिसइक्विलिब्रियम को शो करेगा, ठीक है। और ये डिफरेंट रीजन्स में उन्होंने बताया, जो 4 रीजन्स आपको आपकी डायग्राम में दिए हुए हैं, ठीक है। आपकी एक्सेस सप्लाई ऑफ गुड्स है तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, आपका जो सप्लाई सेविंग है यहाँ पे कम होगी। ये रीजन वाइज जो 1 2 3 रीजन्स थे, ठीक है, ये 1 2 3 4 रीजन्स हैं। 4 रीजन्स में बताया हुआ है कि कहाँ पे सप्लाई ज़्यादा है, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट कम है, ठीक है, और डिसइक्विलिब्रियम क्या है, ठीक है। ये आप लोग खुद देख लेना, ना समझ आई तो मुझसे पूछ लेना, ठीक है। आगे डिसएडवांटेजेस क्या हैं कि ISLM मॉडल जो है वो शॉर्ट रन मॉडल है, वो लॉन्ग रन मॉडल्स की प्रॉब्लम को नहीं सॉल्व कर सकता, ठीक है। टाइम लैग्स इसमें इन्वॉल्व नहीं है, यानी कि हमेशा जो आपकी इनकम है या आपका इंटरेस्ट रेट है या आपकी डिमांड फॉर गुड्स है वो प्रीवियस पीरियड पे भी डिपेंड कर रहा होता है कि आपने कितना कंज्यूम करना है, आपके कंजप्शन डिसीजन जो है, या आपने इनकम लेवल को कितना यूटिलाइज़ करना है, ठीक है। और आपके ISLM मॉडल में ये जूम किया गया है कि आपके प्राइस लेवल कॉन्स्टेंट है, लेकिन रियल लाइफ में ये नहीं होता है, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक कवर हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट हम ईद के बाद देखेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।